वेलकम नाज़रीन, बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में हम मौजूद हैं और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट की मंजूरी के लिए जो इत्तेहादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में बजट की मंजूरी दे दी गई है। और प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद एक तकरीर भी की जो कि लाइव कट हुआ, आपने सुनी भी होगी कि उन्होंने 4 शोबों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करने की जो है वो तवक्को का इजहार किया है कि जिसमें कि इकनॉमिक के हवाले से, माशी तरक्की, उसकी मजबूती के हवाले से, इसके अलावा सी पैक के फ़ेज़ 2 के तरक्याती काम के हवाले से, इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स की तरक्की के लिए और इसके अलावा शायर कराक्रम को दोबारा जो है रिस्टोर करने के लिए और उसकी तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जो है उन्होंने कुछ वादे किए हैं। अब ये वादे और दावे तो होते रहते हैं, कहाँ तक पूरा होता है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त जब हम वक्फे पे थे तो इस वक्फे के दरमियान जो है, पहले भी मैं आपको बता चुका था कि शेख हबीब साहब जो ऑल चेयरमैन हैं ऑल कराची सिंध ताजिर था कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। एम रहमान साहब जो कि पैटर्न चीफ हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन को, हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ एक काफ़ी ज़्यादा भारी शख्सियत जिसे हम कहते हैं जनाब आसिफ समसम साहब, वो भी जो कि साबिक चेयरमैन आबाद के पहुँच गए। इसके अलावा जूम पे मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अफजल हमीद साहब, काफ़ी देर से मौजूद हैं। अफजल हमीद साहब जो मौजूद हैं, अफजल हमीद साहब जो है वो सीनियर वाइस चेयरमैन है आबाद की। मैं सबसे पहले तो सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे ख्याल में अफजल हमीद की तरफ पहले चलते हैं, इसलिए काफ़ी देर से बैठे हैं। अफजल हमीद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 अफजल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एक तो माजरत कि आपको वेट करना पड़ा, आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए माजरत। लेकिन बहरहाल मैं सबसे पहले तो आपको यही पूछना चाहूँगा कि आज जो बजट आ रहा है इसमें हाउसिंग सेक्टर के हवाले से क्या पेशरफ्त होने की तवक्कुआत जाहिर की जा रही है? शुक्रिया शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू। आपकी आवाज दरमियान में से इंटरप्ट हुई, लेकिन बहरहाल कुछ किसी हद तक आवाज आप मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हाउसिंग सेक्टर के हवाले से जो 26 और 27 के जो बजट आ रहा है, इस 26-27 के बजट में हाउसिंग सेक्टर के हवाले से आप क्या पेशरफ्त देखेंगे? क्या कोई नई खुशखबरी मिलने की तवक्कुआत है? अच्छा, मैं थोड़ा सा बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बजट से कुछ अर्सा पहले से, यानी कि तकरीबन कोई 3-4 माह से हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये बात समझ आनी शुरू हो गई है कि अगर उन्होंने इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसका एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके जरिए, इस इंडस्ट्री के जरिए आप इकोनॉमी को ग्रोथ भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ एज ए जॉब प्रोवाइडर आप जो है वो उसके लिए जो है ना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। जी जी। तो ये बात काफी मेरे ख्याल है कि 3-4 साल के बाद उनको ये बात समझ आई, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ रिलीफ तो बजट से पहले ही देने शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि हाउसिंग सेक्टर के लिए उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस जो है वो मुतारिफ कराया, जिसमें उन्होंने सब्सिडाइज रेट के साथ 5% के ऊपर जो है ना वो लोगों को 10 साल के लिए हाउसिंग फाइनेंस जो है वो पहले मरहले में 5 लाख घर और उसके बाद 50,000 घर, उसके बाद 5 लाख घर होगी। तो ये एक अच्छा इक़दाम उनका नजर आता है। उससे इस दौरान में, इससे पहले उन्होंने आपको पता है कि आईनी अदालत ने 7E को भी खत्म किया। तो ये इक़दाम भी हमें समझ आता है कि इसके नतीजे में भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आएगी। तीसरी बात जो हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ गुज़िश्ता दिनों जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने हमें ये बात कही कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे जो हमारे 2 टैक्सेस थे 236C और 236K, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारे IMF के साथ हमारी बहुत इस पर बातचीत चल रही है, तो इसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि इसके हवाले से भी, चूंकि अभी ये 6% टैक्स है, 4.5 और 1.5, तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों टैक्स मिला के अगर तो ये मैक्सिमम कोई 2.25 और 2% के ऊपर जाएंगे। इसके अलावा जो बात हमने उन तक अपनी जो रिकमेंडेशंस हमने उनको भेजी हैं, उन रिकमेंडेशंस में जो चीज़ है वो ये हमने उनको कहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस वक्त किसी भी प्रॉपर्टी पे जो फाइलर है वो 12% दे रहा है और नॉन फाइलर 30% दे रहा है। तो हमने उनको कहा कि नॉन फाइलर वाला जो कॉलम है ये इसको तो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी, अब आपसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की, तो क्या उसके ऊपर आप 30% जो है वो टैक्स देंगे? यकीनन नहीं देंगे। जब आप नहीं देंगे तो कोई प्रॉपर्टी भी जो है ना वो परचेज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को रिलीफ देने का कोई फायदा नहीं होगा। एक बात।
दूसरी बात हमारा उनसे ये कहना ये था कि जब कोई भी आदमी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो खुद ब खुद ही टैक्स नेट में आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप लीज कराएंगे, आप सेल डीड करवाएंगे, आप स्टैंपिंग करवाएंगे, तो आप खुद ब खुद टैक्स नेट में जब टैक्स नेट में आप एक दफा आ जाएंगे तो आप उस टैक्स नेट में आने के बाद खुद टैक्स पेयर बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट को हम ये सबने ये भी इस बार रिकमेंड किया है कि आप ये नॉन फाइलर के कॉलम को खत्म करें और लोगों को बर्राज जो है वो परचेज करने दें। और ये जो 12% तो फाइलर से लिया जा रहा है, इस 12% को आप 2% के ऊपर लेकर आए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है ना ये 12% कॉस्ट जो है वो बहुत हायर साइड पे, पूरी दुनिया में कहीं भी 12% कॉस्ट नहीं है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप मैक्सिमम 2% पे लेके आए, 1% सूबा ले लें, 1% वफाक ले लें, ताकि ताकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो चलना शुरू हो जाए। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और जो बात है, मुझे आपने ज़ाहिर है अभी मुझे महदूद किया था, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले मुझे और आपको एक आम आदमी की हैसियत से सोचना चाहिए कि यार एक आम आदमी को इस टैक्स में क्या रिलीफ मिल रहा है, सैलरी पर्सन को क्या रिलीफ मिल रहा है, और छोटे बिजनेसमैन कारोबारी को क्या रिलीफ मिल रहा है। अब इस वक्त जो जो बात मैं अगर ये कहूँ कि मुझे जो चीज सबसे ज्यादा वो फील होती है वो ये होती है कि आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है ना वो खत्म हो गई है। बिल्कुल। आपका पर कैपिटा इनकम जो है ना वो गुज़िश्ता अगर हम 20 साल अफजल हमीद पर साहब, कैपिटा इनकम बढ़ने के बजाय अफजल हमीद 40-50% उसमें कमी आई, और दुनिया में और हमारे साथ जो जुड़े हुए ममालिक हैं, साउथ एशिया के ममालिक जो हैं, उनके अंदर 40-20% पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। लेकिन बहरहाल यही आवाम 4 करोड़ रुपए का फ्लैट भी खरीद रही है। जी जी, वो सिलेक्टेड लोग हैं ना। आप 24 करोड़, मैं 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं 24 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूँ। जी जी, चले, मेरे की बात वही है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि मैं समझता हूं कि हुकूमत की पॉलिसी तो है, वो बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात कर रहे हैं कि सैलरीड पसंद होते हैं। आज आपको पता है इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सरकारी मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह में 40 से 50% का इजाफा किया जाए। चलिए, सरकारी मुलाजमीन तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो निजी मुलाजमीन है उन बेचारों की तनख्वाहें तो 42,000 रुपये कम से कम थी लास्ट ईयर, लेकिन वो भी कम से कम ये पूरी तौर पर उनको नहीं मिल रहा। बात वो नहीं है, बात सिंपल सा ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि आवाम को रिलीफ दें, लेकिन आवाम तो को रिलीफ देने का तो कोई मकसद हमें नहीं लगता। आप कहते हैं कि 70 एलाइड इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस 70 एलाइड इंडस्ट्री कीजिए आपके कॉस्ट ऑफ डूइंग सबसे बड़ा मसला है। क्या कहेंगे इस पे? जी, इस पे मेरा कहना जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी जी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। जी, बिलाल जी, भाई, आपसे कर रहा हूं। आप जरा मुख्तसरन इसका जवाब दे दीजिए मुझे जरा। जी 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 जी, देखिए, इजी टू डूइंग बिजनेस का मामला यह है कि सरिया जो है ना, स्टील हमें 2,60,000 रुपये पर टन इस वक्त मिल रहा है, और सीमेंट जो इस वक्त तकरीबन जो है ना 1,400 रुपये का बैग है। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं इंपोर्ट करके भी मंगाऊं ना, तो ये स्टील मुझे 1,60,000 रुपये में पड़ेगा। सीमेंट जो हम यहाँ से सीमेंट जो हम क्लिंकर की शक्ल में, यानी कि खाम माल की शक्ल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जब वहां पे सीमेंट जो है ना वो सीमेंट साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा।